नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बजट 2024 पर चर्चा करने। साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में केंद्र सरकार का जो बजट आया है इसका मतलब क्या होता है, इसकी वजह से आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है, तुरंत इसका असर बाजार पर कैसे पड़ा है। साथ ही साथ जो इतने दिनों से लोकसभा चुनाव के बाद में एनडीए गठबंधन में सहयोगियों के लिए कुछ बातें चल रही थी कि साहब केंद्र सरकार में इन्हें उच्च पद मिलेंगे या फिर उच्च कैबिनेट के अंदर कुछ बढ़िया जगह मिलेंगी या फिर लोकसभा स्पीकर का पद मिलेगा या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। फाइनली बिहार और चंद्रबाबू नायडू जी को एक पैसे का बजट मिल गया है। ऐसी स्थिति में आज के सेशन में हम तमाम उन बातों की चर्चा करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा आपके लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या है, जॉब सीकर्स के लिए क्या है। तमाम बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए और उस बेसिक से फिर हम तसल्ली से आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाला सेशन है। देखिए, भारत सरकार भविष्य में यानी कि आज 1 अप्रैल से लेकर के, देखिए जब सरकार के चुनाव चल रहे होते हैं तो फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल से लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन अब चूंकि नई सरकार बनी है तो नई सरकार का बजट अब आया है। ये अंतरिम बजट के बाद का पूर्ण बजट है। सरकार करती क्या है कि फाइनेंशियल ईयर में खर्च भर का सारा सिस्टम बताती है कि हमें अपने द्वारा इस काम पर इतना पैसा खर्च करना है। संसद से परमिशन मांगती है कि अगर आप लोग इजाजत दें तो हम अपने संचित फंड में से पैसा ले लें और उसे देश में खर्च कर लें। फिर संसद को यह भी बताया जाता है कि हम फंड खर्च करना तो चाहते हैं लेकिन हम कमाएंगे कहां से, तो कमाने का रास्ता भी भारत सरकार बजट में बताती है। यानी कि बजट एक इस प्रकार का भविष्योन्मुखी विचार है जिसमें यह बताया जाता है कि हम इतना पैसा लेकर इन चीजों पर खर्च करेंगे। कहां से लेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहां पर अपन सबने तमाम प्रकार से पैसे भर के रखे हुए हैं। टैक्सेशन से पैसे भरकर रखे हुए हैं, कर्जे से रखे हुए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से भरकर रखे हुए हैं। वहां से पैसे को हम यूज करेंगे देश को आगे चलाने के लिए। और जब उसमें खजाना भरना होगा तो हम ऐसे भरेंगे। इसको आसान करके समझाएं तो ऐसे समझिए कि अपने पिताजी को जब पहली तारीख को तनख्वाह मिला करती थी तो तनख्वाह के साथ ही पिताजी बैठकर चर्चा करते थे कि इस महीने कैसे चलना है, बच्चों की फीस पर कितना, खाने पीने पर कितना, घूमने फिरने पर कितना, सेविंग्स में कितना पैसा खर्च होगा। ये पिताजी पहले दिन ही रखते थे। और फिर कि इस जगह से इतना इतना पैसा आ सकता है, ब्याज से इतना आ सकता है, तनख्वाह इतनी आ सकती है, फलानी जगह से लोन इतना मिल सकता है। वो जो हिसाब लगता है ना, समझो आने वाले समय का हिसाब बजट कहलाता है। फिलहाल जो आप आज चर्चा कर रहे हैं वो इस साल के खर्चे की और आय की ब्यौरे की चर्चा कर रहे हैं। इस बजट से एक दिन पहले यानी कि कल निर्मला सीतारमण जो हैं उनके द्वारा भारत के संसद में, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार पिछला रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है कि जो अपन ने पिछली बार पैसा खर्च किया था उसका कहां कहां यूज हुआ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाए, भारत की चुनौतियां क्या हैं, जैसे विद्यार्थियों से रिलेटेड चुनौतियां क्या हैं, सर्विस सेक्टर से लेकर चुनौतियां क्या हैं, महंगाई से लेकर चुनौतियां क्या हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप रोजगार में ऑलरेडी हैं तो बजट महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बजट की चर्चा करते हैं। बात है देश की वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश करने की। अब यह अच्छा है या बुरा है आप खुद अपने हिसाब से तय कीजिएगा। मैं आपके सामने ये सारी जानकारी रखते जा रहा हूं क्योंकि इससे निश्चित ही भारत में रहने वाले लोगों के जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। इस बजट में कौन से विभाग को क्या मिला जरूर आप जानेंगे, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ ये भी आप जानेंगे, किसानों के लिए क्या रहा, युवाओं के लिए क्या रहा ये भी आप जानेंगे। आज के सेशन में हम ये भी जानेंगे कि सरकार ने बजट के माध्यम से अपने सहयोगियों को, एनडीए गठबंधन में सहयोगियों को क्या दिया जिससे कि वो आगे भी रुके रहेंगे। ये सारी बातें जानेंगे, लेकिन बाजार ने इसको कैसे लिया उसे भी जानेंगे। यानी कि बाजार में इस बात को लेकर के कि हां बजट बाजार के लिए अच्छा, शेयर बाजार के लिए अच्छा है या नहीं, इसे भी आज के सेशन में जानेंगे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूं इससे पहले ही, ताकि इस बात को आगे बढ़ते हुए समझें।
आज सुबह हालांकि मैंने सेशन रखने का सोचा था कि इकोनॉमिक रिव्यू पर आपके लिए एक सेशन लेकर आऊं, पर नहीं ला पाया तबीयत की थोड़ी नासाजी के चलते। इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो निकल कर आया है, आर्थिक सर्वे जो अपना आया है, उसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, और वो ये है कि ये जो माहौल बना हुआ है कि रोजगार के अवसर कम होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और मानते भी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आएगा तो कुछ के तो रोजगार खाएगा, लेकिन उसका जो लोग सही से यूज करेंगे उनके लिए वो नए अवसर भी लाएगा। आर्थिक सर्वे में जो बात लिखी हुई है वो बातें ऑलरेडी न्यूज में पिछले साल भी छप गई थी और लंबे सालों से चली आ रही हैं कि अगर देश में लोगों के पास स्किल नहीं है तो ऐसी स्किल के लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, और ऐसी स्थिति में अगर एआई आता है तो बहुत हद तक लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि एआई का कैसे यूज करना है, उनके लिए अनएम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ा सकता है। और आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सिस्को ने बहुत सारे लोगों का ले ऑफ किया है, यानी कि नौकरियों से निकाला है। क्यों? क्योंकि उनके काम जो पहले लोग किया करते थे वो अब मशीनें करने लग रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के थ्रू। ऐसी स्थिति में आप लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयबल हैं लेकिन उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की जानकारी नहीं है, उनके लिए हम लोग आपके सामने ग्रोथ स्कूल का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रोथ स्कूल के द्वारा आप लोग चाहे सेल्स में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस में जाना चाहते हो, एचआर के डेवलपमेंट में, टेक रोल में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, तो आपके लिए चैट जीपीटी का क्या महत्व हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व हो सकता है, इसके लिए एक फ्री वर्कशॉप रखी जा रही है जो कि आपके लिए बहुत काम की है। चूंकि अंकित इंस्पायर इंडिया के विद्यार्थियों को इसमें एनरोल करने का आह्वान है, लिसनर्स को आह्वान है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखा गया है। इसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन गया है, आप वहां पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लें। कमेंट बॉक्स में भी जानकारी दी हुई है, आपको वहां से ये जो फ्री सेमिनार है इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, शुरुआती 1000 लोगों को ही इसमें एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट होने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पर पहुंचकर अगर एआई का ये जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको आने वाले समय में जॉब ढूंढने में सहूलियत, सैलरी में फायदा और कैरियर ग्रोथ में भी फायदा मिलेगा, ऐसा ग्रोथ स्कूल का आपके लिए मानना है। ठीक है, अभी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें और स्कैन भी कर सकते हैं जहां से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने आज जब बजट पेश करना था उससे पहले राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, बाकायदा फिर जो अपने दही चीनी खाते हैं वो खाकर के शुभ शुरुआत करने के लिए संसद में निकली। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को भी ग्रीट किया था कि आप जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो ये लीजिए, शुभ शुरुआत कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही भारत में बजट की प्रस्तुति के लिए निर्मला सीतारमण जी लोकसभा पहुंचती हैं, बजट डेटा दिखाती हैं और बजट प्रस्तुत करने निकलती हैं। यह पहली बार हो रहा है कि एक महिला 7वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है। आपको मैं यह भी बता दूं कि चुनावों से पहले भी बजट लाया गया था। चुनावों से पहले यानी इस साल में दूसरी बार बजट आ रहा है। ये चुनाव से पहले जो बजट आया था उसे अंतरिम बजट कहा गया था, यानी कि चुनाव के कालखंड तक का बजट अंतरिम बजट था। चुनाव भर का काम चल गया, अब उसके बाद नई सरकार है, नई सरकार अपने हिसाब से अब फंड मांग रही है कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए। निर्मला सीतारमण जी ने अपने द्वारा 7वां बजट प्रस्तुत करते हुए अलग अलग सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की। 1 घंटे 23 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया और उसमें शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला, युवा, इन सब के लिए ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स किए। लेकिन इन अनाउंसमेंट्स को समझें उससे पहले फिर से एक बार ध्यान से सुन लें कि बजट का अर्थ केवल घोषणा नहीं होता। एक आम भारतीय के रूप में बजट का मतलब घोषणाओं का पिटारा होता है, लेकिन विद्यार्थी और पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए बजट का सीधा अर्थ होता है इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे। और भारत पैसा कैसे कमाता है इसको आप एक आसान रूप में इस वाली पिक्चर से समझने का प्रयास करिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आता है, हमारे पास से मतलब है भारत सरकार के पास कहां से आता है, तो उसमें जानिए 70-27% हम अपना धन जो है ना, मान लीजिए भारत सरकार 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए अपने फंड में इकट्ठे करके रखती है कंसोलिडेटेड फंड में, उसमें से 27 रुपए वो उधार मांगकर काम चलाती है। 17% कॉर्पोरेट्स जो हैं उनसे टैक्स से लेती है।
आप और हमसे इनकम टैक्स में 19% वसूलती है, कस्टम ड्यूटी से 4%, 5% एक्साइज ड्यूटी से और कस्टम ड्यूटी से, यूनियन टैक्स से, जीएसटी से 18%, 9% नॉन टैक्स रिसीप्ट से और 1% कैपिटल रिसीप्ट से प्राप्त करती है। यानी कि हमारे 100 रुपए सरकार अगर कमाने के लिए निकालती है तो उसमें से कुछ इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। लेकिन जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो भारत सरकार अपनी कमाई का 19%, अपना मतलब 100 रुपए सरकार खर्च करने वाली है तो 19 रुपए ब्याज पर खर्च करती है। ध्यान से समझना, हम 27% तो कहां से ले रहे हैं, 27% तो कर्जे में ले रहे हैं। यह किसी भी देश का स्वास्थ्य दर्शाता है। हम कितने भी अमीर हों, लेकिन आपको पता चल रहा है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात, कि 27% तो हम अपनी कमाई का ले रहे हैं कर्जा, और फिर कर्जे को चुकाने के लिए 19% हम ब्याज पे कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए हम खर्चा के लिए निकाले, उसमें से 19 रुपया हम निकाल रहे हैं कि चलिए साहब ये तो हमारे ब्याज में जाएगा। ये स्वास्थ्य दर्शाता है किसी भी इकोनॉमी का। मतलब हम 100 रुपए का बजट जरूर बनाए हो, उसमें से काम का 81 रुपया ही निकला है, 19 रुपया तो ब्याज भुगतान में चला गया है। ठीक है। अच्छा, इनमें भी बड़ा पैसा कहां खर्च होता है? सबसे बड़ा अमाउंट 21% खर्च होता है राज्यों को इसमें से पैसा देने में। कैसे दिया जाता है? केंद्र सरकार राज्यों से बहुत सारा टैक्स वसूलती है। आप पूछेंगे राज्यों से थोड़ी वसूलती है सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, मैं राजस्थान में रहता हूं, आप कहीं और रहते होंगे, लेकिन मैं तो इनकम टैक्स पे करता हूं। वो इनकम टैक्स जो मैं पे कर रहा हूं वो राज्य सरकार को थोड़ी मिल रहा है, वो केंद्र सरकार को मिल रहा है। ऐसे ही जीएसटी में भी एक सेंट्रल जीएसटी का, एक स्टेट जीएसटी का हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में एक हिस्सा केंद्र सरकार ले जा रही है। तो केंद्र सरकार राज्यों के रहने वाले लोगों से जो पैसे कमाती है ना, इन टैक्सेशंस में जो इनकम टैक्स लेकर चली गई केंद्र सरकार, जीएसटी लेकर चली गई, तो जो देश भर से टैक्स इकट्ठा करती है उस टैक्स को फिर से वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करती है, राज्यों को वापस लौटाती है कि एक बार मैंने इकट्ठा कर लिया, अब मैं देश में राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से किसको मैं किस लायक समझती हूं पैसा बांटती हूं। ठीक है। तो 21% भारत सरकार अपने कुल अंश में से, कमाई में से राज्यों को टैक्स के रूप में रिटर्न करता है कि ये लो भाई, मैंने आपका पैसा लिया था, सब लोग ले लो। इसमें से 19 पर, मतलब ये 100 रुपए में से 19% इंटरेस्ट पेमेंट पर दिया गया था, वो हो गया 16%। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि हमारे खर्च में सबसे बड़े मद कौन से हैं? तो टैक्सेशन जो राज्यों को दिया गया, ब्याज जो भुगतान में दिया गया, फिर उसके बाद में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके ऊपर 16% खर्च किया जाता है। ठीक है, सॉरी, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जो केंद्र के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं इंक्लूडिंग डिफेंस वगैरह, उसके अंदर यह पैसा 16% खर्च किया जाता है। बाकी 8% डिफेंस सेक्टर पर, 6% सब्सिडी पर, फाइनेंस कमीशन की सब्सिडीज आदि पर 9%, पेंशन पर 4%। इस तरह से हम अपनी कैपिटल का खर्चा करते हैं, अपने पास जो पैसा आता है उसका खर्चा करते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहले तो हमने यह समझ लिया पैसा आता कहां से और जाता कहां से। अब हम इस बार के बजट पर एंट्री करते हैं। इस बार का बजट 24-25 कहला रहा है। इसका मतलब क्या है? टेक्निकली ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के खर्च की व्याख्या कर रहा है। पहले 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का खर्चा चूंकि हम अंतरिम बजट में कर चुके हैं, इसलिए 24-25 का मतलब है कि ये 31 मार्च तक जाने वाला बजट है। इस बजट के अंदर जिस चीज का ख्याल रखा गया है वो 4 मेजर बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। आप इन्हें याद रखें। मतलब इस बार 4 जातियों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये 4 जातियां कौन सी हैं? एक जाति का नाम है गरीब, गरीब पर ध्यान दिया गया है। दूसरी जाति का नाम है महिला, महिला पर ध्यान दिया गया। और ये बजट के मेन पेज पर लिखी हुई जानकारी है, मैं अपनी तरफ से जातियां नहीं बना रहा हूं, बजट पर लिखी हुई है। तीसरी जाति का नाम है युवा और चौथी जाति का नाम है अन्नदाता यानी किसान। यानी कि इस बार का बजट 4 चीजों पर केंद्रित बजट है। पुअर पर, गरीब के ऊपर, साथ ही साथ में महिलाओं के ऊपर, युवा के ऊपर और फार्मर के ऊपर। इन लोगों के ऊपर यह बजट केंद्रित है। ठीक है। लेकिन इस बजट की एक थीम भी है, और वो थीम क्या है? थीम है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में जो विस्तार पूर्वक इस एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो भी जान लीजिए। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन,
एम स्टैंड्स फॉर एमएसएमई, ये सरकारी पत्र बजट पर लिखी हुई जानकारी है, इन्हें ध्यान से समझिएगा, गहराई से लीजिएगा, अगर विद्यार्थी हैं तो याद भी कर लीजिएगा। P stands for productivity, L stands for land, O stands for opportunity, Y stands for youth, M stands for middle class, E stands for energy security, N stands for new generation reforms and T stands for टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से इस बजट को बजट फॉर विकसित भारत कहा गया है। ठीक है, तो थीम क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट थीम है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही साथ ये किन लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई है? तो 4 कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रख करके बजट लाया गया है। शुरू करते हैं किसानों से। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए साइड में रख दिए गए हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए, जिसके माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग किया जाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च को, आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाएगा ऑयल सीड्स के मामले में, न्यू वैरायटी ऑफ हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं और ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो कि हॉर्टिकल्चर के लिए काम आ सकती हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, हरित क्रांति जब हुई थी, तो हरित क्रांति के समय पर क्या कहा गया था? हरित क्रांति क्यों हुई थी? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स और वाटर, इन 3 की वजह से हरित क्रांति हुई थी, यानी कि अधिक उत्पादकता वाले बीजों के कारण। तो यहां पर अधिक उत्पादकता के 109 बीज रिलीज किए जाएंगे, यानी कि खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी पर निर्भरता दिखा रही है। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए एफपीओज का प्रमोशन किया जाएगा। कॉपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक एंड ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव सेक्टर विकसित की जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों से कहा है कि वो आने वाले सालों में प्राकृतिक कृषि को अपनाएं, इसके लिए उन्हें मतलब प्रमोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड को और ज्यादा राज्यों के अंदर जन समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों से, श्रिम्प यानी कि जो मतलब सी से जो सी फूड बनाते हैं उनसे कहा गया है कि श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, किसानों के मामले में कहा गया है कि भारत प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस के लिए एग्रीकल्चर में 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा इन सभी सेक्टर्स के अंदर, ताकि 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के ऊपर जो कि नेचुरल फार्मिंग में बिजी हैं उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की जा सके। ठीक है साहब, ये खास ख्याल रखा गया है किसानों के लिए, जिसको पीआईबी में इस प्रकार से अलग प्रकार से बता भी गया है। 2.66 लाख करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस साल में खर्च किए जाएंगे। प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा खरीफ की फसल का 400 जिलों के अंदर। साथ ही साथ जन समर्थ, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड कहा जा रहा है, उसे 5 राज्यों के अंदर और बढ़ाया जाएगा। जो बातें मैंने पहले बोली हैं उन्हें ही यहां पर वापस से लिख दिया गया है। किसानों के लिए एक प्रकार से और ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे ताकि वो अपनी आय को डबल कर सकें। किसान पूरे हुए। अब चर्चा करते हैं युवाओं के लिए क्या प्लान हुआ। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने 5 योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है, जिसके ऊपर पीआईबी ने लिखा है कि 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा युवाओं के लिए अनाउंस किए गए हैं। प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं में से युवाओं के लिए पहली योजना बनी है कि उन्हें किसी भी सेक्टर में एंट्री करने पर 15,000 रुपए का एंट्रेंस फंड दिया जाएगा कि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो ये पकड़ो, आपको 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं फर्स्ट टाइमर्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके लिए सरकार बेनिफिट अपनी तरफ से इंसेंटिव देकर के करेगी। यह दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ऑप्शन रखा है। एम्प्लॉयर्स के लिए कहा गया है कि अगर आप ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर्स होने के नाम पर, तो 3,000 रुपए प्रति माह
2 साल के लिए हर न्यू हायरिंग पर सरकार देगी, ताकि आप 50 लाख नए जॉब क्रिएट कर सको। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक प्रकार से समझिए कि भारत के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके लिए एक प्रोविडेंट फंड होता है, जिसमें वो अपनी कमाई का कुछ अंश जमा करके अपने जब मतलब नौकरी पूरी हो तो उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। तो सरकार उसे प्रमोट कर रही है, और प्रमोट करके कि अगर ईपीएफओ के माध्यम से अगर कोई कोई मालिक जनता से मतलब अपने लेबर से कह रहा है, एम्प्लॉइज से कह रहा है कि आप आके ज्वाइन करो, मैं आपको इतना ईपीएफओ में पैसा दूंगा, तो सरकार बोल रही है हम अपनी तरफ से आने वाले 2 साल में आपको 3-3 हजार रुपए और देंगे, ताकि एम्प्लॉइज का ज्यादा फायदा हो और इस प्रकार से एम्प्लॉइज ज्यादा से ज्यादा जॉब करने आए। 3 तो स्कीम ये हो गई। चौथी स्कीम दी है इंटर्नशिप के लिए। इसके अंदर क्या कहा गया है, 20 लाख जो युवा हैं उनको 5 साल के पीरियड के लिए स्किल्ड युवा को तैयार किया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे, जहां के अंदर मतलब एक प्रकार से ओरिएंटेशन आउटकम के ऊपर आधारित होंगे, और उनके पूरे कोर्स करिकुलम को स्किल के आधार पर डेवलप किया जाएगा। चौथा पॉइंट ये निकल करके आया। और जो 5वां पॉइंट निकल कर आया है इसके अंदर वो है कि इंटर्नशिप दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहुत सारी आईआईटीज में जब बच्चे जॉब मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आईआईटीज के अंदर कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटर्नशिप देना, क्योंकि आईआईटी के बच्चे बहुत सारी कंपनीज में इंटर्नशिप पाते हैं, वहां पर अभ्यास करते हैं, अनुभव लेते हैं, और अगर वो अच्छे काम करने वाले हैं तो आईआईटी के उन बच्चों को कंपनीज अपने पास ही रख लेती हैं, जॉब दे देती हैं। तो सरकार ने यहां पर क्या ऑफर दिया है, ध्यान से सुनिए। 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में इंटर्नशिप मिलेगी। यानी कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद देश की 500 बड़ी कंपनियों में इन बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, और उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह का अलाउंस दिया जाएगा पहली ही बार में, विद ए वन टाइम असिस्टेंस। यानी 5,000 रुपए का उनको अलाउंस दिया जाएगा, जिसमें से सीएसआर के थ्रू 6,000 रुपए ऐड कर लिए जाएंगे। कंपनी की अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी फंड इसमें ऐड किया जाएगा। मतलब एक प्रकार से इंटर्नशिप के लिए जो अभी तक बच्चे परेशान होते थे, बहुत से छोटे कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को इंटर्नशिप मिलती ही नहीं थी, अब उन्हें देश की टॉप 500 कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होंगी संभवतया, उन सब कंपनीज में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। विकसित भारत के लिए स्टांप ड्यूटी के लिए कहा गया है कि लोअर किया जाएगा स्टांप ड्यूटीज को अगर महिलाओं के नाम पर खरीदा जाता है। स्ट्रीट मार्केट के लिए कहा गया है कि 100 वीकली हार्ट्स स्ट्रीट फूड हब सेलेक्टेड सिटीज में शुरू की जाएंगी। ऐसे ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए 14 बड़ी सिटीज के अंदर जिनकी आबादी 30 लाख से ऊपर है, वहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे। वाटर मैनेजमेंट के लिए कहा है कि वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 से ज्यादा सिटियों के अंदर बैंकेबल पानी की व्यवस्था, बैंकेबल प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। हाउसिंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना 2.0, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऐसे ही और पॉलिसीज जिससे ट्रांसपेरेंट लैंड रेंटल हाउसिंग मार्केट क्रिएट हो, उसके लिए भी सरकार आगे आने वाले समय में प्रयास करेगी। इसी तरह से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कहा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड आने वाले समय में मुफ्त बिजली प्राप्त करेंगे। कम से कम 300 यूनिट पर मंथ उन्हें मुफ्त में दी जाएगी, और इस प्रकार से 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी विभिन्न राज्यों से प्राप्त किए जा चुके हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को अभी सरकार अपने साथ लेकर चलती है। एनर्जी का प्रॉपर ऑडिट होगा और स्टोरेज पॉलिसी को ऊपर कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहा गया है कि 11,11,111 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 3.4% है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से रिसोर्स अलोकेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से स्पेस एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड अलॉट किया जाएगा। बात हो टूरिज्म की, तो सरकार के द्वारा विष्णुपाद टेंपल कॉरिडोर और महाभादी टेंपल कॉरिडोर, जिसको कि काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ राजगीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी प्रॉपर सिग्निफिकेंट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नालंदा के अंदर भी टूरिज्म सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। उड़ीसा की जो सीनिक ब्यूटी है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा।
ऐसे ही रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत ऐसे एफडीआई प्राप्त किए जाएंगे जो कि भारतीय करेंसी में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। साथ ही साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान रखा गया। यहां पर सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा केवल बिहार के लिए की गई और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के लिए भी बजट की घोषणा की गई। दोनों का बजट मिलकर के कई हजार करोड़ का होता है। मैंने कल ही एक सेशन किया था जिसमें आपको यह बताया था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं मिलने वाला है, विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलने वाला है, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी। लेकिन कल ही सेशन में मैंने आपको कहा था कि अगर इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो इन्हें विशेष पैकेज जरूर मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और अगर विशेष पैकेज भी इन्हें ना मिला होता तो संभवतया गठबंधन को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो जाती। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गठबंधन के लिए आवश्यक जो जानकारियां थी, सबसे पहली थी कि गठबंधन के लिए हो सकता है कि अच्छे पद की डिमांड की जाए, स्पीकर के पद की डिमांड की जाए, विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाए। दोनों ही बिहार और आंध्र प्रदेश, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी इन्हीं मांगों से सेटल होने वाले थे। लेकिन अब चूंकि यहां पर बजट अलोकेशन में स्पेशल पैकेज दे दिया गया है, उससे संभवतया ये दोनों अपने राज्यों में विकास कार्य करवा पाएंगे। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए का प्लान दिया गया है और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद दी गई है। इस प्रकार से बिहार के अंदर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय पर्यटन केंद्र बनेगा। बिहार में जो ये 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, इसमें से 26,000 करोड़ रुपए सड़क परियोजनाओं पर खर्च होंगे, विशेष रूप से पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे और बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे योजना को बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। महाबोधि और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे, क्योंकि बिहार में पुलों ने गिरने में होड़ मचा रखी थी। ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमण जी ने सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए बढ़िया पैसे दिए हैं। इसी कारण से बड़ा मैसेज इस बार मीम बनकर चल रहा है कि भैया मजबूत बनाना, चुनाव तक टिकना चाहिए, क्योंकि बिहार में इस बार बहुत पुल गिरे हैं। इस पर हमने ऑलरेडी सेशन भी किया था कि बहुत ज्यादा, मतलब 17-17 दिनों में 11-11 पुल गिरने की खबर थी। आइए, ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू जी को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाएंगे, जिस फंड से पानी, बिजली, रेलवे, सड़क, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया जा सकेगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए भी वित्तीय मदद दी जाएगी और इस रकम के माध्यम से और रकम भी मुहैया कराई जाएगी। सीतारमण जी ने 5 बार आंध्र प्रदेश का नाम लिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को हुआ। सीटें चंद्रबाबू नायडू की ज्यादा हैं, नीतीश कुमार जी की कम है, लेकिन नीतीश कुमार जी का डर केंद्र को ज्यादा लगता है। संभवतया यही कारण है कि नायडू जी का बजट 15,000 करोड़ है और नीतीश जी का बजट 59,000 करोड़ है। इसी के बाद लोगों ने मीम में बढ़िया से आनंद लिए कि कौन किस तरह से खुश हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इन दोनों चीजों के आनंद ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का यह कहना है साहब बाकी तो सही है, और राज्यों ने क्या बिगाड़ा था, उन्हें आपने क्या दिया, क्योंकि अल्टीमेटली अन्य राज्य भी तो आप ही के हैं और उन राज्यों को आपने क्या दिया जिस पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं हो रही है। राजनीतिक सरगर्मियां थी तो आपने बिहार और आंध्रा को प्यार से मना लिया। बाकी आम जनता सुने इनकम टैक्स के लिए क्या हुआ है। इनकम टैक्स के लिए 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय वालों पर 5% के हिसाब से अब टैक्स लगेगा। पहले ये 6 लाख तक के ऊपर था। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर स्लैब में भी बदलाव फिलहाल के लिए किया गया है, जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिए गए हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों को न्यू टैक्स रेजिम से अब 17,500 रुपए
तक का फायदा हो सकता है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, नए टैक्स रिजीम के अंदर बदलाव है, और इस बदलाव में 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में अगर कोई व्यक्ति, ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या है इस पर मैं कल एक वीडियो ला दूंगा एक्सप्लेनेटरी, सो दैट आप ये समझ जाएं कि आप कौन सी टैक्स रिजीम को अपनाकर फायदा ले सकते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो 7 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स दे होगा न्यू टैक्स रिजीम मानने वालों को। उनके लिए वो अगर इन्वेस्टमेंट ठीक से प्लान करते हैं तो वो इस प्रकार की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। और कौन से सेक्टर को क्या दिया गया? डिफेंस को 4,54,773 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट को 2.5 लाख करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर को 1.5 लाख, होम अफेयर्स को 1.5 लाख, एजुकेशन को 1.25 लाख, IT टेलीकॉम को 1.25 लाख, हेल्थ को 89,000, एनर्जी को 68, सोशल वेलफेयर को 56 और कॉमर्स और इंडस्ट्री को 47,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। अगर आपसे यह जानकारी पूछी जाए, देखिए डिपार्टमेंट वाइज तो यह बजट एलोकेशन हुआ है, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि मेजर स्कीम्स में कौन सा पैसा ज्यादा दिया गया है, तो जो MGNREGA मनरेगा जिसे आप कहते हैं, उसमें 86,000 करोड़ रुपए इस बार अलॉट किए जा रहे हैं, जो कि पिछली बार से 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। ऐसे ही रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ रुपए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा बजट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर बढ़ाया गया है। ऐसे ही PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड हैं, उनका बजट भी ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। ऐसे ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले अपने देश में बनते हैं, उसमें 3,000 से 7,000 करोड़ का बजट कर दिया गया है। सोलर ग्रिड में भी डबल बजट कर दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर LPG के अंदर भी बजट जस्ट बढ़ा करके डबल कर दिया गया है, और बढ़ाकर डबल क्या 10 गुना कर दिया गया है। और क्रेडिट अंडर मतलब ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम है, इसके अंदर भी लगभग 3 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। यानी बजट अलोकेशन इस बार कुछ प्रमुख योजनाओं के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, जो दर्शाता है कि इस साल सरकार का ध्यान किन किन चीजों पर रहने वाला है। ठीक है साहब, तो ये सारी बात बताई। इसी प्रकार पर सरकार ने 7 चीजों से कस्टम ड्यूटी घटाकर 2 चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। अगर हम महंगे और सस्ते होने की बात करें तो फोन और चार्जर आने वाले समय में घटेंगे, क्योंकि इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सोना चांदी के ऊपर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15% से घटाकर 6% कर दी गई है। ऐसे ही प्लेटिनम, कैंसर की दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोलर पैनल, रेयर मिनरल्स और फिश फीड, इनकी ड्यूटीज को घटाया गया है। वहीं महंगाई में टेलीकॉम के सामान की ड्यूटी बढ़ाकर 10% से 15% की गई है, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने खर्चा कहां करना है वो बता दिया। अब कमाई कहां से हो रही है वो जान लीजिए। सरकार को इस साल अनुमानित है कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, यानी रिकरिंग लेवल पर जो इनकम होती है आपके और हमारे टैक्स पे करने से, उससे 31.3 लाख करोड़ रुपए की आय संभावित है। और कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो एक ही बार प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर कोई ऐसा कर्जा जो एक ही बार लिया जा सकता था या एक ही बार जिसे कैश किया जा सकता था, उससे 16.9 लाख करोड़ रुपए की आय हो सकती है। जहां एक और भारत सरकार खर्चा 37.1 लाख रेवेन्यू पर कर रही है, वहां रेवेन्यू पर प्राप्त 31.3 करोड़ ही कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ के सरकार रेवेन्यू के घाटे में रहने वाली है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल से हालांकि प्राप्त ज्यादा कर रही है, खर्च कम कर रही है। कैपिटल में खर्च का अर्थ होता है देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किया जाने वाला खर्च। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 31 और 16, तो यह लगभग 47-48 लाख करोड़ रुपए के आसपास जाता है। और वहीं पर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 52 लाख करोड़ रुपए तक जाता है। खर्चे 52 लाख करोड़ और आय 47 लाख करोड़, मतलब हमें बजट में घाटा प्रतीत हो रहा है। और इसीलिए सरकार ने 4.9% जीडीपी का इस बार फिस्कल डेफिसिट अनुमान किया है कि हमें घाटा होने वाला है। यानी आमदनी हमारी कम और खर्चे ज्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे बजट के अंदर कर्जे लिए जाते हैं और कर्जों में 27% वैल्यू, हमारे 1/5 बजट का हिस्सा कर्जा ही होता है। 1/4 हिस्सा जो है हमारा कर्जा ही होता है। तो इसी प्रकार से उसे लिया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए मार्केट के लिए क्या कुछ अनाउंस हुआ जिसके चलते मार्केट ने बड़ी निराशा दिखाई, बाजार ने नाराजगी दिखाई।
इसमें बाजार चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, उसके अंदर गिरावट देखी गई, कुछ कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई। उसके पीछे जो बड़े वजह निकल कर आई और उसमें था फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, दैट इज एसटीटी, वो बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया। इसका मीनिंग भी कल एक बार और डिटेल सेशन में हम करके समझा देंगे। बेसिक रूप से यह समझ लीजिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, उसको सरकार किसी तरह से कम करना चाहती है। दूसरी तरफ से एक और काम हुआ और वो ये है कि कैपिटल गेन पर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे मार्केट में थोड़ी निराशा है। बहुत से लोग लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं और उसकी वजह से जब शेयर बेचते हैं और जब धन की प्राप्ति होती है तो उसे बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। पहले कैपिटल गेन टैक्स, यानी आपने शेयर खरीदा, साल भर से ज्यादा के लिए अपने पास रख लिया, मान लीजिए 2 साल के लिए रख लिया और बेचा, तो उस पर जो पैसा आपने कमाया उस पर 12.5% सरकार टैक्स वसूलेगी। पहला 10% वसूल रही थी। ठीक इसी प्रकार से अगर शॉर्ट टर्म गेन है कि आज पैसा लगाया, साल भर के भीतर भीतर ही पहले ही कमा लिया, अगर ऐसा करते हैं तो अब टैक्स 20% तक बढ़ा दिया गया। मतलब यह हुआ कि सरकार का प्रयास अपने शेयर मार्केट को पहले बढ़ाया और बढ़ा करके उससे पैसा बढ़िया से कमाया। यानी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ेगी जिससे कि उसकी आय में कमी हो। आय के तमाम साधन, क्योंकि हम बड़े खुश हो रहे हैं कि शेयर मार्केट 80,000 पार हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री का खुद का कहना था कि जब रिजल्ट आएंगे तब देखना कि कहां पहुंच जाएगा। तो भैया हमने बढ़ा तो दिया शेयर मार्केट, अब कमाने भी दो। तो सरकार कमाने के रास्ते इससे निकाल ली है। इस वजह से लोग सरकार से नाराज हैं और यही कारण है कि शेयर के अंदर डिप देखा गया है, मार्केट के अंदर डिप देखा गया है। ठीक है साहब, इस पर भी हमने ऑलरेडी सेशन शुरुआत में हलवा सेरेमनी के दौरान बताया था कि सरकार एंजल टैक्स को ड्रॉप कर रही है। मैंने उस समय भी आपको जानकारी दी थी। एंजल टैक्स को, यानी कि जो स्टार्टअप्स को मिलने वाला बड़ी कंपनीज का फंड है, उस फंड के अंदर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स ना वसूला जाए, तो इस बार एंजल टैक्स को ड्रॉप कर दिया गया है। हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी बजट में अनाउंसमेंट किया है और बड़ा अनाउंसमेंट में भूटान के लिए 2068 करोड़, अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़, बांग्लादेश के लिए 120, मालदीव के लिए जिसके साथ इतने रिश्तों में कड़वाहट है फिर भी 400 करोड़, म्यांमार के लिए 250, नेपाल के लिए 700, श्रीलंका के लिए 250, मॉरिशस के लिए। तो ये सभी हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए जो बजट अलोकेट किया है वो आपके सामने है। देखने वाली बात यह है कि मालदीव्स का बजट जो घटाया गया है वो उठाकर श्रीलंका को पकड़ा दिया गया है। यह दर्शाता है कि मालदीव्स इस समय चीन के नजदीक गया और श्रीलंका भारत के नजदीक आया। तो बजट अलोकेशन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, संभवतया आप सभी साथियों को यह डिटेल जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर यह जानकारी समझ में आई हो तो इतनी देर सुनने के बाद आपसे गुजारिश इतनी है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग लाइव उपस्थित हैं, तो इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने साथियों से साझा भी कर दीजिए। आपको यह बजट कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, एक जरूरी जानकारी जाते जाते जान जाइए, और वो ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी एआई और चैट जीपीटी की इस फ्री कार्यशाला को ज्वाइन करना चाहता है तो ग्रोथ स्कूल के द्वारा आप लोगों के लिए एक फ्री वर्कशॉप रखी गई है, जिसके लिए आप अभी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। डायरेक्ट स्कैन करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। केवल अंकित इंस्पायर्स इंडिया के लिसनर्स के लिए यह जानकारी, मतलब ये सेमिनार जो एआई चैट जीपीटी की वर्कशॉप है 3 घंटे की, यह फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। ठीक है, अभी जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए जल्दी ही हम एक ऐसी सीरीज जिसमें हम कुछ लोगों को, समाज के उन लोगों को आपके साथ साक्षात्कार करा रहे हैं जिन्होंने समाज के ताने बाने को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल्दी ही आपके सामने हमारे इसी चैनल पर हमारा एक और प्रयास इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में आ रहा है, देखना ना भूलें। इस वीकेंड